मामले में एसआईटी जांच कर अयोध्या से लौट चुकी है और इस दौरान एसआईटी के रडार पर 200 से अधिक लोग रहे। सूत्र ये बता रहे हैं कि दर्शन व्यवस्था और चढ़ावे और दान की देखरेख की जिम्मेदारी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव के पास थी। टीनू यादव चढ़ावे में चढ़ाए गए चांदी के हार और चरण पादुका की रसीद न देने का आरोप लगा रहे हैं। एसआईटी बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है। इस पूरे घोटाले के बीच सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है कि एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है 500 वर्षों तक। और चोरी करने वाले कौन हैं ये भी पता ही है आप सब लोगों को। राम के दरबार में चोरी की जांच कहां तक पहुंची आज? सीएम योगी का सख्त आदेश, निष्पक्ष होगी जांच। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। श्री राम मंदिर दान पेटी गमन मामले में एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और बहुत जल्द एसआईटी प्राथमिक जांच रिपोर्ट सीएम ऑफिस को सौंप देगा। तब बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी दान पेटी के इर्द गिर्द थी और कितना किसने गमन किया। राम मंदिर दान पेटी, चंदा और गहने चोरी के विवाद में अयोध्या से लेकर लखनऊ तक हलचल बढ़ा दी है। मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी ने सबको हिलाकर रख दिया है। सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन्हें राम दरबार में चौकसी के लिए रखा गया था वही राम दरबार में चोरी और गबन के आरोपी बने हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से ये लोगों को संदेश दिया, राम भक्तों को संदेश दिया कि जिसके पास जो एविडेंस है वो एसआईटी टीम को दें, उसके बाद कई श्रद्धालु निकलकर सामने आए हैं और ये बता रहे हैं कि जो चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया भगवान राम को, उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली है। इस पूरे मामले में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है वो है टीनू यादव। राम मंदिर दान चोरी और गबन केस में टीनू यादव पर एक और गंभीर आरोप लगा है। जौनपुर के रहने वाले अनिल मिश्रा ने टीनू यादव पर गंभीर आरोप लगाए। अनिल मिश्रा का कहना है कि उनके परिवार ने चांदी का हार का चरण पादुका मंदिर में दान की थी, लेकिन टीनू यादव ने उन्हें रसीद नहीं दी और 1-2 दिन बाद रसीद देने की बात कही। लेकिन बाद में जब टीनू यादव से रसीद की मांग की गई तो उसने कहा कि हार और चरण पादुका गलवा दी गई है। उत्तर भारत ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रमुख अनुराग रस्तोगी बताते हैं कि उनके परिवार ने 3 किलो चांदी का दीपक गुप्त दान किया था। जब तक नया मंदिर नहीं बना तब तक वो दीपक हर रोज वहां जलता रहा, लेकिन नए मंदिर बनने के बाद पता नहीं वो ज्योति कहां गई। सारी चांदी हमने एक पत्र बना करके एक इस निवेदन के साथ कि जब भी राम जन्मभूमि का भूमि का जब ये होगा भूमि पूजन, उसमें ये चांदी हम सबकी तरफ से श्रद्धा के रूप में उनकी नींव में लगाया जाए। लेकिन जब भूमि पूजन हुआ उस समय हम सभी को वो चांदी की हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो चांदी हमें कहीं दिखी नहीं। वैसे अनुराग रस्तोगी को ट्रस्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसआईटी तीनों पर यकीन है। चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे तो सरकार ने जांच बैठा दी। 13 जून को सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। तब से अब तक एसआईटी ने 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। हर दिन 10 घंटे से अधिक जांच कर रही है। निशाने पर वो लोग हैं जो राम मंदिर के दान पत्र में पैसा कलेक्ट करके काउंटिंग स्थल तक ले जाते थे। निशाने पर वो लोग हैं जो चढ़ावे के पैसे की काउंटिंग करते थे।
निशाने पर वो भी हैं जो नोटों का बंडल बनाते थे और पूछताछ उनसे भी हुई है जिनकी निगरानी में काउंटिंग की जाती थी। सूत्रों के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट तैयार है। राम मंदिर में कार्यरत 7 सेवादार और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, राम शंकर यादव, तीनू और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी अलग हो सकते हैं। राम मंदिर के चंदे की चोरी और गबन के इस मामले ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है और विपक्ष सियासत के मोड में है। डकैती पड़ती थी पहले, आज के 40-50 साल पहले तो एक घर दो घर जो लूटे जाते थे, लेकिन इसमें तो करोड़ों करोड़ों आस्थावान धर्म से जुड़े लोगों की आस्था के चढ़ावे की लूट हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन आपको देख सकता है और आप उसे नहीं, तो आप पहले ही जंग हार बैठे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हम लगातार अपने दुश्मन को देख रहे थे और यही वजह थी कि मिनटों में पाकिस्तान में तबाही हमने मचा दी। एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने पूरे देश के रडार्स और सेंसर्स को एक साथ जोड़ दिया था। जमीन से लेकर स्पेस तक हर जगह हमारी आंख खुली हुई थी। हमने दुश्मन की हर एक चाल को पहले ही डिकोड कर लिया और इसीलिए हमारा दबदबा बना रहा। नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट एक्टिव वॉर्स में दुश्मन को अंदर से तोड़ने का काम करते हैं और ऐसे में काम आती है वो फौलादी ढाल, एक ऐसी दीवार फाइटर जेट या मिसाइलें भेद ना सके। और यही है भारत का सुपर शील्ड मास्टर प्लान सुदर्शन चक्र। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत अपनी आसमानी ताकत में बहुत तेजी से बहुत ही जबरदस्त इजाफा कर रहा है। नई पीढ़ी के फाइटर जेट, नेक्स्ट जेन अटैक ड्रोन्स, स्वदेशी स्ट्राइक फोर्स, पूरे देश पर सुदर्शन शील्ड, सबसे पावरफुल ड्रोन आर्मी, बेस्ट कॉम्पैक्ट रेडी एयर फोर्स, भारत के स्काई मास्टर्स, मई 2025, यहां से बहुत कुछ बदल गया। भारत ने पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में ऐसा मटियामेट किया कि पाकिस्तानी सेना और सरकार रहम की भीख मांगने लगे, सीज फायर की गुहार लगाने लगे। जीत तो मिल गई, लेकिन ये भी सीखने को मिला कि मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ी शक्ति है स्काई फोर्स, टॉप गन। ये तो एक मोर्चा था जिस पर भारत ने मिनटों में ही फतेह हासिल कर ली, लेकिन अगर फ्यूचर में 2 या उससे ज्यादा मोर्चे खुल गए, फिर देश को ऐसी एयरफोर्स की जरूरत होगी जो मिनटों में ही हर एक मोर्चे पर दुश्मन को पंगु बना दे और डिफेंस की ऐसी दीवार खड़ी कर दे कि देश को खरोंच भी ना लगे। और इसी बीच में पश्चिम एशिया में एक आग भड़की। इस जंग ने तो बहुत हद तक फ्यूचर वॉर की तस्वीर ही साफ कर दी। ईरान की जंग में सर्विलांस, डिफेंस सिस्टम और जासूसी की अहमियत देखने को मिली, तो वहीं स्ट्राइक करने की क्षमता में मिसाइल, ड्रोन और एडवांस फाइटर जेट्स ने भी दिखाया कि कैसे जंग का रुख पहले स्ट्राइक से ही तय होता है
और पहले स्ट्राइक में आसमानी ताकत सबसे निर्णायक है। ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई और राफेल जेट्स ने दुश्मन के खेमे में जो तबाही मचाई थी, उसने एक बात साफ कर दी थी, हमें ऐसे और लड़ाके चाहिए। 12 फरवरी 2026 को भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को हरी झंडी दिखाई, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA का था। राफेल फाइटर जेट्स इस रेस में सबसे आगे हैं। दसॉल्ट राइफल से डील हो सकती है, शर्त है कि 96 फाइटर जेट्स भारत में बनेंगे यानी मेक इन इंडिया। टेक ट्रांसफर ऐसे होगा कि स्वदेशी अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें फिट की जा सकें, यानी भारत के फाइटर जेट्स, भारत के हथियार। वहीं अभी अप्रैल 2026 में ही अमेरिका से डील हुई है। फाइटर जेट के इंजन भारत में तैयार होंगे। जीई एरोस्पेस से हुई डील से भविष्य के तेजस, MK2 और AMCA फाइटर जेट्स को जान मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की सहमति जता दी है। फ्रांस की साफरान कंपनी से भी फाइटर जेट का इंजन साथ मिलकर बनाने की डील पर बातचीत अब अंतिम दौर में है, यानी भविष्य में भारत के विमानों में धड़कने वाला दिल भी पूरी तरह से भारतीय होगा। अब मिलिए उस किलिंग मशीन से जो पर्वतों की ऊंची चोटियों पर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। भारत का LCH प्रचंड HAL इस फ्लाइंग किलर मशीन को बना रहा है। 156 प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया है। इसमें 90 आर्मी के लिए, 66 वायुसेना के लिए हैं। प्रचंड कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। 21,300 फीट की ऊंचाई पर हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। दुनिया का कोई भी दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर यह कमाल नहीं कर सकता। इसे खास तौर पर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख की जानलेवा ऊंचाइयों पर दुश्मन के बंकरों और ड्रोन्स को भूनने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डील कुल 56 विमानों की है। 16 स्पेन से बनकर आए, बाकी 40 वडोदरा की टाटा फैसिलिटी में बन रहे हैं। इसके 14,000 में 13,000 पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमाओं के लिए ये बेहद अहम है। इसके अलावा भारत अपना 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम चला रहा है। AMCA ये इंडिया का वो फाइटर जेट है जो रडार पर नजर नहीं आएगा, जिसके प्रोटोटाइप का टेंडर दिया जा चुका है। AMCA की खूबी भी यही है कि इसके हथियार विमान के अंदर छिपे होंगे। सुपर क्रूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर फ्यूजन की ताकत से लैस AMCA का प्रोटोटाइप 2028-29 तक उड़ान भर सकता है। स्टेल्थ की शक्ति आज की जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए आ रहा है रूस का सबसे घातक 5th जेन सुखोई Su-57, जिसका ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। और देखिए, G7 में पीएम मोदी के शामिल होने के बाद अब दुनिया में जीवी की चर्चा शुरू हो चुकी है और इसके पीछे बड़ी वजह है पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात। इस बैठक में ट्रंप ने G8 का जिक्र किया और खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की है। अब सवाल यही है कि क्या भारत के लिए G7 की तस्वीर बदलने वाली है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूह में भारत की एंट्री होने वाली है?
भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा। भारत भविष्य को आकार दे रहा। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप G7 अब G8 हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच G7 समिट में हुई मुलाकात ने इसकी मजबूत झलक दे दी है। फ्रांस के एवियन में हुई इस बैठक में ट्रंप ने पुराने G8 का जिक्र किया और मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप पर जोर दिया। इस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा हुई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ शानदार मुलाकात हुई। आउटरीच सेशन में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से चर्चा हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और जापान की पीएम सनाई तकाइची से भी मिले। इसी बैठक में मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से 2026 में तीसरी बार मिले। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मिले। लेकिन सबसे चर्चित बैठक पीएम मोदी और ट्रंप की रही। ट्रेड डील, डिफेंस, एनर्जी, इंडो पैसिफिक और सुरक्षा पर तो बातें हुई ही। ट्रंप ने पीएम मोदी की यहां जमकर तारीफ की। तो क्या भारत G8 का नया सदस्य बनने वाला है? क्या G7 के टेबल पर एक नई कुर्सी लगने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके पीछे ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री होगी? क्या पश्चिमी देशों के इस एक्सक्लूसिव क्लब में भारत की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. G7 में पीएम मोदी का जादू कुछ इस तरह से चला कि समिट के मेजबान और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत और हिंदू के मुरीद हो गए। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। उन्होंने हिंदी में भारत और मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने फरवरी में भारत आने का वायदा भी किया। भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन के दौरान मैक्रों ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मील का पत्थर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती दोनों को दिखाता है। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. G7 में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जहां यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इवेंट विवाटेक 2026 के पार्ट 2 में शामिल हुए, जहां भारत का सबसे बड़ा नेशनल रिसर्चर स्थापित किया गया। आज की तारीख में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेस से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, डिफेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले कई सालों में G7 की हर बैठक में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया, यानी बिना सदस्य बने भी भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर G7 का विस्तार हुआ तो भारत सबसे मजबूत दावेदार होगा। लेकिन क्या G7 में भारत का पहुंचना इतना आसान है? G7 में किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी होती है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर अलग अलग सोच रखते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है
कि नए सदस्य को शामिल करने की बजाय इसे G7 से G11 या D10 मतलब कि 10 मजबूत लोकतांत्रिक देशों के समूह में बदला जा सकता है। ऐसा करने से भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ब्राजील जैसे देशों को भी साथ लाने का विकल्प खुल सकता है। इसीलिए अभी G8 सिर्फ एक संभावना है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं। G7 अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। G7 प्लस भारत दुनिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। G8 में अगर भारत को फुल मेंबरशिप मिली तो ग्लोबल नीतियों में भारत की बात सीधी तौर पर मानी जाएगी। भारत G7 या G8 और विकासशील देशों जैसे ग्लोबल साउथ के बीच का ब्रिज बनेगा। G8 में शामिल होते ही भारत का डीप डिफेंस सहयोग बढ़ जाएगा। UNSC में भी परमानेंट सीट की दावेदारी भारत की और मजबूत होगी। फिलहाल G7 G8 नहीं बना है। भारत को सदस्य बनाने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव भी सामने नहीं आया है, लेकिन दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है और इसी बदलती दुनिया में भारत का बढ़ता कद एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। क्या आने वाले सालों में G7 की मेज पर 8वीं कुर्सी भारत के लिए रखी जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसके पीछे ट्रंप और मोदी की रणनीति सबसे बड़ा फैक्टर होगी? और 16 जून 2026 वो तारीख जब करीब 2 साल तक निगरानी के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस ने चाय की दुकान के आड़ में जासूसी करने वाले 26 साल के मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया। जांच में ये बात सामने आई कि वो पाकिस्तान में अपने एक रिश्तेदार के जरिए कथित ISI हैंडलर के संपर्क में था। जैसलमेर के नाचना इलाके में बनी अपनी चाय की दुकान को कवर ऑपरेशन के तहत इस्तेमाल कर रहा था। चाय की दुकान की आड़ में जासूसी का खेल, पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचा रहा था जानकारी। राजस्थान से ISI नेटवर्क का बड़ा खुलासा। छब्बीस साल का मुश्ताक अली, जिसने जैसलमेर के नाचना इलाके में बॉर्डर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर एक चाय की दुकान खोली। आम सी दिखने वाली वो चाय की दुकान कब जासूसी का अड्डा बन गई, खबर तक नहीं लगी। राहगीर और सुरक्षा बल के जवान वहां चाय पीने के लिए रुकते, लेकिन किसी को इल्म नहीं थी कि कोई उन पर नजर रख रहा है। लेकिन जब जासूसी के राज से पर्दा उठा तो मुश्ताक अली राजस्थान इंटेलिजेंस की गिरफ्त में था। उसे 12 जून को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया और फिर 16 जून को सबूत के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया। नजीर अहमद मुश्ताक अली की बुआ का लड़का है, जो कि पाक हैंडलर है, पाकिस्तान का रहने वाला है। और नज़ीर का जो बेसिक जो काम है वो ये है कि एजेंट्स को तैयार करके इंडिया में जितने भी उनके एजेंट्स हैं उनको साथ कोऑर्डिनेट करना। उसमें एक स्पेशलाइजेशन इस ऐप का ये है कि जब इसको फोटोग्राफ या वीडियो ली जाती है तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड उसके फोटोग्राफ और पिक्चर के साथ अटैच होते हैं। तो अगर दुश्मन देश ऐसा चाहे कि उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे एग्जैक्टली कोई अटैक करना हो तो वो पिन पॉइंट किया जा सकता है। मुश्ताक अली पर जांच एजेंसियों का अचानक शक नहीं हुआ। वो पिछले 2 साल से जांच एजेंसियों की रडार पर था। उसके हर एक एक्शन को नोटिस किया जा रहा था। दरअसल कुछ साल पहले इसके खिलाफ खुफिया इनपुट मिले थे कि वो पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध लोगों के संपर्क में है। इसके बाद उसकी तकनीकी और फिजिकल सर्विलांस शुरू कर दी गई। उसकी संदिग्ध फोन कॉल्स, सोशल मीडिया संपर्क और बैंक अकाउंट में आए संदिग्ध पैसों की भी पड़ताल की गई। जानकारी ये मिली कि मुश्ताक अली पिछले 2 साल से सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा कर रहा था। 2 साल तक इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए गए उसके बाद में इस पर शिकंजा कसा गया और उसके बाद में इसे इंटेलिजेंस ने जो है वो कोर्ट में पेश किया है कि पिछले 2 सालों के अंदर इसने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो पाकिस्तान के साथ साझा की है। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी यहां पर दी गई कि महज 25 से 30 हजार रुपए जो इसके UPI अकाउंट में शो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से इसे मिले, इतने कम पैसों में इसने BSF से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान के साथ शेयर की हैं।
और फिलहाल इस